सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और आज हम लोग देखेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है। और इसके पहले हम लोगों ने रेवेन्यू रिसिप्ट तो पढ़ा ही था। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता था? रेवेन्यू रिसिप्ट्स में हमने दो चीजें पढ़ी थी, टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। और टैक्स रिसिप्ट्स में क्या आता है? टैक्स रिसिप्ट्स में हमारे जो भी प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स आते थे। सबसे पहली बात, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता था? रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होते थे जिसके आने से गवर्नमेंट की ना तो एसेट्स में कोई फर्क पड़ता था, ना ही एसेट्स हमारी कम होती थी, ना ही लायबिलिटी क्रिएट होती थी, ना ही लायबिलिटी बढ़ती थी। ठीक है। अब कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं? कैपिटल रिसिप्ट, दीज रिसिप्ट्स क्रिएट अ लायबिलिटी। मतलब कैपिटल रिसिप्ट्स के थ्रू जब गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, कैपिटल रिसिप्ट्स में जब गवर्नमेंट के पास पैसा आता है तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्या होती है? क्रिएट होती, बढ़ती है। और साथ ही साथ दीज रिसिप्ट्स कॉस्ट रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। साथ ही साथ कैपिटल रिसिप्ट में गवर्नमेंट की जो एसेट्स हैं उसमें भी फर्क पड़ता है। तो लायबिलिटी क्या होती है? क्रिएट होती है। और एसेट्स भी क्या होती हैं? कम होती हैं। ठीक है। अब हम लोग मेनली इसको देखेंगे। क्या लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल लोन बाय द गवर्नमेंट। अब जैसे गवर्नमेंट लोन ले रही तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई ना, गवर्नमेंट को लोन पे बैक करना है। ठीक है। तो लोन जब लेती है गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और जब भी लोन लेती है गवर्नमेंट तो वो सारे किस में आते हैं? कैपिटल रिसिप्ट में आते हैं। क्यों? क्योंकि इससे लोन लेने से गवर्नमेंट की लायबिलिटी में फर्क पड़ता है। तो इसलिए वो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर रिकॉर्ड करे जाते हैं। और सेकंड है हमारा एसेट्स कैसे रिडक्शन होता है। जैसे मान लीजिए मनी रिसिप्ट, जैसे गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को सेल करा, एयर इंडिया का कुछ भी पार्ट सेल करा, तो गवर्नमेंट ने क्या करा? अपनी कंपनी का, अपनी पब्लिक एंटरप्राइजेस का कुछ ना कुछ पार्ट सेल करा। जब पार्ट उन्होंने सेल करा तो क्या हुआ? उनकी एसेट्स कम हो गई कि नहीं हो गई? और उनके पास पैसा आ गया। तो इसको भी हम कैपिटल एसेट्स के अंदर करते हैं। जब गवर्नमेंट अपनी कंपनी का या एंटरप्राइज का कोई भी पार्ट सेल कर देती है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को या फॉरेनर को, तो वो सारे हमारे कैपिटल एसेट्स में आते हैं, क्योंकि इससे गवर्नमेंट की एसेट्स कम हो जाती हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट अपनी कंपनी का कुछ पार्ट किसी प्राइवेट बंदे या फॉरेनर को सेल कर देती है, तो इससे क्या होता है? गवर्नमेंट की एसेट्स कम हो जाती हैं। ठीक है। और ये प्रोसेस डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इस प्रोसेस को मतलब मेनली डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और ये जितना भी पैसा इससे रिसीव होता है ये कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर रिकॉर्ड करा जाता है, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट्स में वो चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं जिसके आने से गवर्नमेंट की एसेट्स कम हो रही हैं, गवर्नमेंट की एसेट्स में फ़र्क पड़ता है। ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ आइटम्स हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स। वही बात है कि कैपिटल रिसिप्ट्स में वो चीज़ें लिखी जाती हैं जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट होती है और साथ ही साथ एसेट्स भी कम होती हैं। ठीक है। तीन चीज़ें आती हैं मेनली कैपिटल रिसिप्ट्स में। सबसे पहला है रिकवरी ऑफ लोन। जैसे मान लीजिए द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑफर करा है क्या? लोन। ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर करेगी स्टेट गवर्नमेंट को लोन फाइनेंशियल क्राइसिस से कोप अप करने के लिए, व्हेन दीज लोन आर रिकवर्ड एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर रिड्यूस। अब भाई एक सिंपल बात बताइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे रखा है। ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपनी कुछ ना कुछ एसेट्स वगैरह रखी होंगी सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है। एज अ लीज कि हम आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हम आपको लोन दे रहे हैं और आप क्या कहते हैं कि हम हमें कुछ एसेट्स अपनी दीजिए। तो जब ये स्टेट गवर्नमेंट वाले पैसा वापस करेंगे, जब क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट अपना पैसा क्या करेगी? वापस करेगी जो इन्होंने लोन में लिया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या करेगी? इनको इनके एसेट्स वापस कर देगी। तो जैसे ही एसेट्स वापस करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से क्या हो जाएगा? एसेट्स कम हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? तो वही चीज़ है कि मतलब कि यहाँ पैसा आने से गवर्नमेंट की एसेट्स क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ मेनली मैं फिर से बता देता हूँ कि देखिए जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को या मोदी गवर्नमेंट ने योगी गवर्नमेंट को लोन दिया। ठीक है। लोन दिया मान लीजिए 1 लाख। साथ ही साथ योगी गवर्नमेंट ने रखवाई कुछ एसेट्स मोदी गवर्नमेंट के पास। मोदी योगी ने कहा कि आप एसेट्स ले लो मुझसे और आप मुझे 1 करोड़ रुपीस दे दो। सॉरी, 1 करोड़ रुपीस दे दो। ठीक है। तो 1 करोड़ रुपीस दे दिए। ठीक है। तो क्या हुआ? 1 करोड़ रुपीस जब दे दिए तो हुआ क्या कि अब कुछ समय बाद जब योगी गवर्नमेंट पैसा वापस करेगी मोदी गवर्नमेंट को, ठीक है, मान लीजिए 1 करोड़, तो मोदी गवर्नमेंट भी क्या करेगी? इनको इनकी एसेट्स वापस कर देगी, क्योंकि इनको इनका पैसा मिल गया है। जैसे ही एसेट्स वापस करेगी तो एसेट्स क्या हुआ? मोदी गवर्नमेंट के पास से कम हो गया कि नहीं हो गया? तो अब यहाँ मोदी गवर्नमेंट के पास पैसा क्या हुआ? पैसा आया है, क्योंकि इनका पैसा वापस रिकवरी ऑफ लोन हुआ है और साथ ही साथ इनकी जो एसेट्स थी वो कम हो गई हैं। ठीक है ना?
तो यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आपके पास लोन रिकवरी होती, जब भी क्या कहते हैं लोन रिकवरी होती, जब भी आपको किसी से पैसा वापस मिलता है, तो आपने जो एसेट्स उससे ले रखी हैं, वो आप क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा बात, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी। अब जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, ठीक है, तो एनडीए गवर्नमेंट है, जैसे मान लीजिए, तो एनडीए गवर्नमेंट क्या कर रही है, एनडीए गवर्नमेंट भाई किसी से बोरोइंग अगर करेगी, ठीक है। अब एक बात बताइए, समझिएगा ध्यान से, यहाँ लाइन लिखी है, जब हम किसी को लेंड करते हैं, जब हम पैसा किसी को लेंड करते हैं, जब हम पैसा किसी को लोन में देते हैं, तो हमें हमारी एसेट्स क्रिएट होती हैं, बिल्कुल होती हैं भाई। जब हम किसी को लोन में देंगे, वो हमें एसेट्स देगा, तो हमारी एसेट्स क्रिएट होती हैं। और जब हम पैसा बोरोइंग करते हैं, जब हम पैसा किसी से बोरो करते हैं, तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम पैसा किसी को लेंड करते हैं, लोन में देते हैं, तो वो हमें एसेट्स देता है, तो इसलिए हमारी एसेट्स क्रिएट होती हैं। और जब हम पैसा किसी से उधार लेते हैं, बोरोइंग करते हैं, तो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है। और बोरोइंग आर टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट, और जितनी भी हम बोरोइंग करते हैं, उसे कैपिटल रिसिप्ट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम पैसा बोरो करते हैं, तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से कैपिटल रिसिप्ट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि इसके आने से, ये बोरोइंग वाला पैसा आने से हमारी लायबिलिटी में फर्क पड़ रहा है, इसलिए हम इसे कैपिटल रिसिप्ट में रिकॉर्ड करते हैं। अब नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट किससे क्या कहते हैं बोरो कर सकती है, जनरल पब्लिक से बोरो कर सकती है। पब्लिक में मान लीजिए बॉन्ड्स वगैरह इशू कर दिए, कि मैं लिख के दे दिया एक बॉन्ड। बॉन्ड मतलब क्या होता है, बॉन्ड मतलब ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी जब पैसे की जरूरत होती है, तो एक पेपर इशू करती है। तो उसमें लिखा होता है कि जो भी ये पेपर बॉन्ड वगैरह परचेज करेगा, उसको मैं 1 साल बाद, मान लीजिए वो 100 रुपए का है, तो मैं उसे 1 साल बाद 110 रुपए दूंगा, ठीक है। तो क्या होता है, लोग उसे परचेज करते हैं, 1 साल बाद वो 110 रुपए उनको मिल जाता है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है, तो यही बॉन्ड वगैरह इशू करती है मार्केट में, कि उससे थोड़ा पैसा मिल जाए, ठीक है। और कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पेमेंट को डिफॉल्ट नहीं करती, मतलब कि नॉर्मली बहुत ही रेयर देखा गया है कि कोई भी इंडिया की, जैसे कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, अपने पेमेंट को वापस देने से मना कर दे, ठीक है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट किससे बोरोइंग करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। यहाँ हम लोग मेनली बात करेंगे गवर्नमेंट किन किन लोगों से बोरो करती है। गवर्नमेंट बजट चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो बोरोइंग किसकी हम देखेंगे, गवर्नमेंट की देखेंगे। किससे, जनरल पब्लिक से, या मार्केट बोरोइंग, या आरबीआई से, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ठीक है। दो हमने पॉइंट पढ़े कि जब हम रिकवरी ऑफ लोन होती है, तब भी हमारी एसेट्स क्या होती हैं, कम हो जाती हैं, ठीक है। और जब हम बोरो करते हैं, किसी से पैसा उधार लेते हैं, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तीसरी बात हम देखेंगे अदर रिसिप्ट्स। जब गवर्नमेंट अपनी कंपनी का कुछ पार्ट सेल कर देती है, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है, मतलब कुछ कंपनी का अपना शेयर सेल कर देती है किसी प्राइवेट सेक्टर को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। और डिसइन्वेस्टमेंट करने से भी गवर्नमेंट की एसेट्स क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। पैसा आता है उसके पास, बट उसकी एसेट्स कम हो जाती है। मान लीजिए इतनी बड़ी गवर्नमेंट की कंपनी इंडियन ऑयल है, इंडियन ऑयल का इतना पार्ट सेल कर दिया, तो गवर्नमेंट की एसेट्स क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। बट गवर्नमेंट की क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया। तो तीन चीजें मेनली आती हैं कैपिटल रिसिप्ट में। जब गवर्नमेंट किसी से रिकवरी ऑफ लोन ले रही है, गवर्नमेंट के पास पैसा, रिकवरी ऑफ लोन, किसी को लोन दे रखा था लोन, पैसा वापस आया लोन से, तो वो क्या हुआ, गवर्नमेंट की उस समय एसेट्स कम हो जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे लीज में एसेट्स रखवा रखी थी, अब वो वापस कर देगी। जब गवर्नमेंट किसी से बोरोइंग करेगी, तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। जब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, तब भी गवर्नमेंट की एसेट्स कम हो जाएंगी। तो मेनली ये तीन चीजें हैं जो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर रिकॉर्ड करी जाती हैं। अब यहाँ क्या लिखा है, व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता क्या है। डिसइन्वेस्टमेंट रिफर टू द विड्रॉल ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट। जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपनी कंपनीज में, उससे वो विड्रॉ कर लेती है कि हाँ ठीक है, थोड़ा पार्ट हम विड्रॉ करेंगे। मतलब कि जैसे गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, गवर्नमेंट की उसमें 100% ओनरशिप है, ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, हम 10% ओनरशिप इसकी बेच देते हैं। तो यही होता है डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेकिंग डिसइन्वेस्टमेंट बाय सेलिंग इट्स शेयर इन दी मारुति उद्योग। मतलब अब जैसे मान लीजिए, पहले जो मारुति उद्योग थी, वो गवर्नमेंट की कंपनी थी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को मारुति उद्योग सेल कर दी। कुछ गवर्नमेंट होती हैं पूरा पूरा सेल कर देती हैं कंपनी, कुछ गवर्नमेंट होती हैं क्या कहते हैं कि कुछ पार्ट सेल करती हैं अपनी कंपनीज का, जैसे अभी हो भी रहा है, एयर इंडिया को सेल करा जा रहा है, तो वो उसको पूरा पूरा सेल करा जा रहा है, ठीक है। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट फुल डिसइन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्या है, ये मेनली डिफरेंस है, ये आपको पढ़ना है, आपका होमवर्क है, ये मेनली पढ़िएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बजट एक्सपेंडिचर में, ठीक है। बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है, बजट एक्सपेंडिचर मतलब यहाँ हम वो चीजें देखेंगे कि गवर्नमेंट का खर्चा देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखे थे बजट रिसिप्ट, मतलब कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट हमारा
खर्चा सॉरी जिसके थ्रू गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। बजट रिसिप्ट में अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि जिसके थ्रू गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। और बजट रिसिप्ट दो तरीके के थे। बजट रिसिप्ट हमारा बजट रिसिप्ट बोल दीजिए, टोटल रिसिप्ट बोल दीजिए। बजट बजट रिसिप्ट दो तरीके के थे, एक था रेवेन्यू रिसिप्ट और एक था कैपिटल रिसिप्ट। अब हम लोग समझेंगे बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर मतलब कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट के होने से, मतलब कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जहां गवर्नमेंट खर्च करती है। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जहां आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखे या रेवेन्यू रिसिप्ट दिखे, आप ये समझ जाइएगा कि इसको करने से गवर्नमेंट के एसेट्स और लायबिलिटी में फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और जहां कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसिप्ट दिखे, मतलब इसको करने से गवर्नमेंट के एसेट्स और लायबिलिटी में फर्क पड़ रहा है। क्वेश्चन मेनली इस तरीके से आता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का एक क्वेश्चन आपको दे देगा, स्टेटमेंट दे देगा कि गवर्नमेंट की ये कुछ मतलब मान लीजिए गवर्नमेंट अपनी कंपनी का पार्ट सेल कर रही है, गवर्नमेंट को बाहर से पैसा लोन में मिला है, तो ये किनके अंदर आएगा। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप वो क्वेश्चन सही कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर सबसे पहली बात तो खर्चा हुआ, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे की बात हो रही। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब गवर्नमेंट करती है, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट की एसेट्स ना ही क्रिएट होती हैं। इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स ऑफ फॉर द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है तो गवर्नमेंट की एसेट्स नहीं क्रिएट होती हैं और ना ही लायबिलिटी कम होती है, ठीक है। समझिएगा बात। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जिसको करने से ना ही गवर्नमेंट की एसेट्स क्रिएट होती है, ना ही लायबिलिटी क्या होती है, कम होती है। मतलब एसेट्स और लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अब ओल्ड एज पेंशन देती है, जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको क्या ओल्ड एज पेंशन दे रही है, तो इससे गवर्नमेंट की एसेट्स नहीं बढ़ रही। गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर काम कर रही है, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रही है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है। ये सारे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। ये सारे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की कोई एसेट्स नहीं इससे क्रिएट हो रहे हैं। गवर्नमेंट का क्या कहते हैं, कोई ये नहीं कि क्या कहते हैं कि कोई एसेट्स वगैरह की, हाँ कुछ उसने खर्च करा तो उसका एक एसेट्स बन के तैयार हो गया है कि हाँ इतना इसने इन्वेस्टमेंट करा था तो इतना एसेट्स उसका बन के तैयार हो गया। तो गवर्नमेंट का इन सब खर्चा करने से, ओल्ड एज पेंशन देने से, वो तो वेलफेयर के लिए कर रही है, सैलरीज अपने एम्प्लॉयज को देने से, स्कॉलरशिप देने से कोई गवर्नमेंट का एसेट्स नहीं क्रिएट हो रही। तो इस वजह से ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। अब अगला क्या लिखा है, इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब जैसे मान लीजिए कि एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ ग्रांट टू द स्टेट गवर्नमेंट, मान लीजिए कि यूपी में कोई बाढ़ मान लीजिए भगवान करे ना आए, ठीक है। तो यूपी में कोई सुनामी वगैरह आ जाती, बाढ़ वगैरह आ जाती, फ्लड वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो अब क्या करती है, अब स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करती है, लोन देती है, ठीक है ना। तो वही यहाँ लिखा है कि एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ ग्रांट टू द स्टेट गवर्नमेंट टू कोप अप नेचुरल कैलेमिटीज डज नॉट रिड्यूसेस द फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एनी मैनर। मतलब वही बात है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करती है कि उसके एरिया में क्या सुनामी वगैरह कुछ भी आ गई है, उसके रिगार्डिंग हेल्प करती है। तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या होती है, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट की लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही बात ये बोल रहे हैं कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ स्टेट गवर्नमेंट को कोई हेल्प कर रहा है कि आपके कुछ भी आपका हो गया है कि सुनामी वगैरह कुछ भी, मतलब जैसे मतलब बहुत ही रेयर सिचुएशन आ गई है, तो उससे क्या कहते हैं गवर्नमेंट की लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस वजह से भी इसको हम रिकॉर्ड करते हैं किसके अंदर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। तो मेनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिफर टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, मेनली एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है जो कि गवर्नमेंट एक साल के अंदर करती है, जिसके करने से गवर्नमेंट की ना ही एसेट्स क्रिएट होती हैं और ना ही लायबिलिटी गवर्नमेंट की कम होती है, ठीक है ना। अब देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेन आते क्या हैं, जैसे गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस देती है, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, क्योंकि इसको करने से गवर्नमेंट की एसेट्स नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, तो इंटरेस्ट पेमेंट, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट किस चीज़ का, पास्ट ईयर के लोन का इंटरेस्ट पेमेंट, जो पास्ट में लोन ले रखे हैं उसका इंटरेस्ट पेमेंट जब गवर्नमेंट करती है, तो वो भी हमारा क्या कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट करने से हमारी लायबिलिटी नहीं कम हो रही है भाई, ठीक है ना। रिडक्शन इन लायबिलिटी नहीं हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, सब सब्सिडीज का एक्सपेंडिचर मतलब सब्सिडीज के लिए वो खर्चा कर रही है। सब्सिडीज क्या कहते हैं कि जैसे जनता को सब्सिडीज दे रही है, तो उसमें भी क्या कहते हैं वो भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। डिफेंस परचेज कर रही है, डिफेंस परचेज इसलिए आएगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्योंकि डिफेंस परचेज क्या है, हमारा रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, बार बार करा जाता है, ठीक है। तो हर साल करा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें नॉर्मली हमारी क्या कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगी, क्योंकि इसको करने से ना ही गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो रही हैं, ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्या हो रही, ना ही मतलब एसेट्स क्या कम हो रही है, ना ही एसेट्स क्रिएट हो रही हैं।
और ना ही लायबिलिटी क्या हो रहा है, ना ही लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ लिखी है कि एज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन ऑल ग्रांट, जितने भी ग्रांट होते हैं, मतलब कि जितने भी ग्रांट, डोनेशन, गिफ्ट, मतलब जितना भी, मतलब वन साइडेड पेमेंट, जितना भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है एज अ, मतलब कि ठीक है, डोनेशन वगैरह देती है, तो ऑल ग्रांट गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जितने भी ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट को देती है, वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे, भले चाहे उससे एसेट्स का क्रिएशन हो रहा हो। ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है कि जितने भी ग्रांट, ध्यान से सुनिएगा, लोन नहीं मैं बोल रहा हूँ, ग्रांट बोल रहा हूँ, तो जितने भी ग्रांट क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट को देती है, यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट को देती है, भले चाहे उससे एसेट्स का क्रिएशन हो रहा हो, तब भी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर काउंट करे जाएंगे। ठीक है। तो इतना आज पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।